संसद के शीतकालीन सत्र के पहले लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं ने आगामी सत्र में होने वाली चर्चा पर किया विचार विमर्श। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नगर निगम के नवीन भवन का शिलान्यास और कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध है उनकी सरकार। भारतीय मानक ब्यूरो ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित 20 राज्यों की राजधानियों के पेयजल के नमूनों की जांच कराई। गुणवत्ता जांच में राजधानी लखनऊ के पेयजल के सभी 10 नमूने हुए फेल। और दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक अत्यंत गंभीर स्तर पर पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को किया तलब। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। शीतकालीन सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक संपन्न हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैठक में हिस्सा लिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, डीएमके के टीआर बालू, टीएमसी से सुधीर बंदोपाध्याय, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, बीएसपी से दानिश अली शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक में विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए और उन्होंने आगामी सत्र में संसद में होने वाली चर्चा पर विचार विमर्श किया। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। 16 नवंबर 1966 से ही भारतीय प्रेस परिषद ने विधिवत कार्य करना शुरू किया था। तभी से प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य देश में आम लोगों को प्रेस के बारे में जागरूक करना और उनको प्रेस के नजदीक लाना है। पत्रकारिता का क्षेत्र आज व्यापक हो गया है। पत्रकारिता जन जन तक सूचना पहुंचाने का मुख्य साधन बन चुकी है। राजधानी दिल्ली में आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 2019-20 के लिए पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि पहले न्यूज हुआ करती थी, कभी उसकी व्याख्या या गलत व्याख्या नहीं की गई थी। अब न्यूज और व्यूज को एक साथ जोड़ा जा रहा है, यही समस्या है। News and views are being clubbed together. That is the problem. They should be easily distinguishable. You have got every right to convey your views, but first you must all convey the news, and then separately write, add your views, and people are the ultimate judges to come to conclusion. The cardinal principle of journalism is to present fair, objective, accurate and balanced information to the reader and viewer without journalists assuming the role of the gatekeepers. Information should be pure, should be original. And there is a saying that information with confirmation is more than an ammunition. वहीं सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया कर्मियों को प्रेस दिवस की बधाई दी। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि न्यूज अलग है, व्यूज अलग हैं, दोनों का अधिकार है। फेक न्यूज सोशल मीडिया से भी आ रहा है। उन्होंने रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम की जरूरत पर जोर दिया। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया आलोचना कर सकता है, लेकिन फर्जी समाचार पर चौकसी करना पत्रकार का कर्तव्य होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने मीडिया को विघटनकारी और गलत सूचना देने से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्वतंत्रता के लिए नैतिकता जरूरी है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि फेक न्यूज के प्रति सजग रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज का संकट पेड न्यूज से ज्यादा है। ये इंटरप्रिटेशन में बड़ा गड़बड़ होता है। न्यूज अलग है, व्यूज अलग है। व्यूज होने का अधिकार है, लेकिन दूसरा व्यू भी होने का आजादी है। तो व्यूज अलग है, न्यूज अलग है और लोगों को न्यूज मिलने का अधिकार है। एक ट्विटर पे या एक सोशल मीडिया में आपने डाल दिया फेसबुक पे, तो दुनिया के हजारों उसके प्रिंट्स निकलते हैं और फिर आप ट्वीट डिलीट भी करोगे तो भी वो जिंदा रहता ही है। और आज फेक न्यूज का संकट है। मैं आज चाहूंगा कि आज प्रेस डे के निमित्त से प्रेस वाले भी मंथन करें
क्योंकि आपका टीआरपी भी बिगड़ रहा है, क्योंकि फेक न्यूज का टीआरपी ज्यादा तेज होता है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम के नवीन भवन का शिलान्यास और विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण गोरखपुर नगर निगम में आयोजित कार्यक्रम में किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर को विकास की तरफ ले जाने का कार्य इस सरकार में हो रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के आवास योजना के लाभार्थियों को आवास के प्रमाण पत्र भी सौंपे। इस अवसर पर नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास के लिए कटिबद्ध है। अनेक योजनाएं गोरखपुर सिटी के तहत यहाँ पे लोकार्पित की गई हैं या उनका शिलान्यास हुआ है। इसमें बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज से भी जुड़ी हुई योजनाएं हैं। यहाँ पर अन्य तमाम गोरखपुर कारागार से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं। गोरखपुर में एक कचहरी बस स्टैंड के लोकार्पण से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं। सड़कों की योजनाएं हैं, वनित बस्तियों के पुनरुद्धार की योजनाएं हैं, ढेर सारी योजनाएं हैं। इन सभी योजनाओं पर समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ करके हम सबको इस कार्य योजना को आगे बढ़ाना होगा, इन जिम्मेदारियों को समझना होगा। और मैं नगर निगम से कहूंगा कि नया भवन का आर्किटेक्ट अच्छा बने, गोरखपुर की प्रतिकृति उसके अंदर दिखाई दे, और साथ साथ ये भी सुनिश्चित करें कि पुराना भवन नगर निगम का एक हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में, एक म्यूजियम के रूप में विकसित कर सके। कब पहली बार यहाँ सदन होता और सदन की बैठक की फोटो होगी, उसको वहां पर अच्छे ढंग से बनाएंगे। पेयजल की गुणवत्ता मानक की जांच में राजधानी लखनऊ के सभी 10 नमूने फेल पाए गए हैं। पाइप से घरों में आने वाले पीने के पानी की गुणवत्ता जांच में मुंबई का पानी सबसे अच्छा पाया गया है, जबकि दिल्ली में अनेक स्थानों पर पीने का पानी पीने लायक नहीं है। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो ने दिल्ली के साथ ही 20 राज्यों की राजधानियों के पेयजल के नमूनों की जांच कराई है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि दो समस्या सबसे बड़ी है, एक पीने का पानी और दूसरा प्रदूषण। हमारा मकसद किसी सरकार को दोष देना या राजनीति करना नहीं है। हमारी कोशिश है कि लोगों को स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था की जाए। जो भी राज्य सरकार हमसे मदद चाहती है वो हमसे ले सकती है। सरकार के द्वारा जारी किए गए सर्वे में जहां मुंबई में सबसे शुद्ध पानी पाया गया, वहीं दिल्ली में पानी की गुणवत्ता बेहद खराब रही। आइए देखते हैं कि किन शहरों का पानी शुद्ध तथा किन शहरों का पानी अशुद्ध पाया गया। मुंबई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, रांची, रायपुर और अमरावती में पानी की गुणवत्ता बहुत अच्छी पाई गई। वहीं पटना, लखनऊ, देहरादून, चेन्नई, कोलकाता और राजधानी दिल्ली में पानी की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई। दिल्ली में हमने कुछ सैंपल शिकायत हुई तो मंगवाया और हमने कहा कि इसकी जांच कीजिए, और उसमें जो क्या कहते हैं कि जो है सही नहीं पाया गया। हमारा जो मेन उद्देश्य है, हम लोग गरीब घर से आए हैं और जो किसी भी चीज में जो है सब परेशानी गरीब की होती है। तो जो पानी का मामला था तो हमने कहा कि ये तो सब जगह पानी का नल है और कहीं भी जो है ठीक से काम क्या कहते हैं कि नहीं कर रहा है। तो एक बार जो है क्या कहते हैं कि हम इसका सर्वे करवाते हैं पूरा। रामविलास पासवान ने कहा कि पीने के पानी की जांच 3 चरणों में की जाएगी। पहले चरण में सभी राजधानियों के पानी की जांच की जाएगी। दूसरे चरण में स्मार्ट सिटी के पानी की जांच की जाएगी। तीसरे चरण में सभी जिलों में पीने के पानी की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि हम 2024 तक हर घर में साफ पानी पहुंचाएंगे। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां आज भी वायु गुणवत्ता सूचकांक अत्यंत गंभीर स्तर पर है। इसके साथ ही उत्तर भारत के कई प्रमुख शहरों में भी प्रदूषण का स्तर उच्च स्तर पर बना हुआ है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की समस्या पर कल सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए केंद्र को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार दिल्ली में एयर प्यूरिफाइंग टावर लगाने का खाका तैयार करे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से भी पूछा कि उसकी ऑड इवन योजना से वायु प्रदूषण में कुछ कमी आई या फिर नहीं। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण वाले 13 मुख्य स्थानों को प्रदूषकों से मुक्त किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी प्राप्त करने के लिए अगले शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों को तलब किया है।
समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। माँ वरना कोई बीमारी है क्या जो 100 दिनों तक रोज ये दवाई लूं? बेटी, आयरन की गोली माँ के शरीर को मजबूत बनाती है और तुम फिर ऐसे पतले थैले में इतना सामान। छोड़ो ना माँ, उसका शरीर भी मजबूत है और ये थैला भी। ये देखो। बेटी, ये गोली खून की कमी नहीं होने देती और बच्चे को पोषण माँ से ही तो मिलेगा। ये लो, चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। तो खर्चा? सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई। तो खर्चा? बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। पर खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर। चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। विराम के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। सरकार में मंत्री स्वाति सिंह और कैंट सीओ के बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं। पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने पत्रकारों को बताया कि इस मामले में ऑडियो क्लिप को सुना गया है और इस संबंध में एसएसपी लखनऊ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एसएसपी की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। वीडियो क्लिप को सुना है और देखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी ये आया है और उन्होंने मुझसे अपेक्षा की है कि मैं इसकी पूरी रिपोर्ट एसएसपी लखनऊ से लूँ। पूरे तथ्यों की पूरी जो रिपोर्ट है वो हमें दे दें ताकि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सबमिट करें। वीरांगना उदा देवी की गौरव गाथा से अवध का इतिहास वाकिफ है। अंग्रेजों के खिलाफ अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अंग्रेज सैनिकों से मोर्चा लिया था। आज उनकी पुण्यतिथि पर होने वाले शहीद सम्मेलन में बड़ी संख्या में सामाजिक राजनीतिक चिंतकों ने भाग लिया। 40 वर्षों से लगातार उदा देवी स्मारक संस्थान ये कार्यक्रम मना रहा है। इसमें प्रदेश और प्रदेश के बाहर से आए लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर कई छात्रों और समाज में अच्छा काम करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन उदा देवी स्मारक संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर राम लखन ने किया। नवंबर उदा देवी पासी जी का शहादत दिवस है। 36 अंग्रेजों के मौत के घाट उतारने वाली वीरांगना उदा देवी जी की आज शहादत दिवस है। उन्हीं को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। बस यही कहती हूँ, जो उन्होंने अपने एक समाज के लिए अंग्रेजों को मार गिराया, एक सच्ची श्रद्धांजलि तभी मानी जाएगी जब अपने समाज में पनप रही कुरीतियों को हम सभी लोग, बची हुई जो कुरीतियां हैं उनको खत्म करा जाएगा, तभी एक सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी। बस यही कहते हुए बहुत धन्यवाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक छात्रा के यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद बीएसपी सांसद अतुल राय की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि सांसद अतुल राय की क्रिमिनल हिस्ट्री और दर्ज मुकदमों का इतिहास देखने के बाद उन्हें जमानत पर जेल से रिहा किया जाना उचित नहीं होगा और वो जेल से छूटकर केस के ट्रायल को प्रभावित कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने अतुल राय के वकील को हिदायत दी कि वो अगली तारीख पर अतुल राय को प्रयागराज की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश करें ताकि उन पर चार्ज फ्रेम किया जा सके और मुकदमे के ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो सके। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता छात्रा का बयान दर्ज होने के बाद ही अतुल राय की जमानत पर विचार किया जा सकता है। मऊ जिले की घोसी सीट से बसपा सांसद अतुल राय की तरफ से दलील दी गई कि उन्हें सियासी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को नकारते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने पर सांसद अतुल राय को अभी जेल में ही रहना होगा। आज अतुल राय की बेल कोर्ट नंबर 1 में जस्टिस रमेश सिन्हा के यहाँ लगी हुई थी, जिसमें सुनवाई लगभग 12 बजे प्रारंभ हुई और पुनः आफ्टर लंच लगभग 3 घंटे सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनका बेल एप्लीकेशन मेरिट पे खारिज कर दिया। लखनऊ में गोमती नगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मिलन समारोह आयोजित किया गया। लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरनाथ गुप्ता को सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष घोषित कर सम्मान और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया।
उन्होंने समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान मेधावी छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने दर्शकों का अपनी प्रतिभा से मन मोह लिया। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ स्थित जीपीओ गांधी प्रतिमा पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के राफेल पर दिए गए बयान के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मांग की कि राहुल गांधी को राफेल मामले में किए गए दुष्प्रचार पर माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी द्वारा पिछले काफी समय से राफेल डील को लेकर एक दुष्प्रचार किया जा रहा था कि राफेल डील में भ्रष्टाचार है, मगर उसके बाद जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने एक क्लीन चिट दी इस डील को और इस डील को देश के लिए आवश्यक बताते हुए एक पारदर्शी डील बताया है और यह बताया है कि इसमें कहीं पे भी कोई भ्रष्टाचार नहीं है। तो जिस प्रकार से राहुल गांधी ने एक दुष्प्रचार किया था जनता के बीच में, तो आज के प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर ने मांग की थी कि राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे और हमने एक आज ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राफेल लड़ाकू विमान के मामले में दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज करने के बाद राहुल गांधी का विरोध करने के लिए हरदोई में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सौरभ मिश्र ने कहा कि राफेल को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी द्वारा अनर्गल प्रचार कर भ्रम फैलाने का काम किया गया। वास्तव में राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस शासन के दौरान कई मामलों में भ्रष्टाचार किया गया, जो कि बाद में साबित भी हो चुका है। जब साल 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और 5 वर्ष जिस प्रकार से उन्होंने इस देश के गरीब, शोषित, वंचित और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की और जिससे प्रत्येक गांव का हर गरीब व्यक्ति लाभान्वित हुआ तमाम योजनाओं के माध्यम से, उन सबसे विचलित होकर कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों ने राफेल के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो झूठ और फरेब का कुचक्र रचा, उसको तो इस देश की जनता ने लोकसभा के चुनाव में नकार दिया, लेकिन कानूनी तौर पर उनके फरेब का पर्दाफाश, उनके झूठ का पर्दाफाश और उनके जो मन की चोरी थी उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल खारिज कर दिया, उनके झूठ को बेनकाब कर दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कल राफेल मुद्दे पर एक निर्णय दिया गया है। उसी के क्रम में जनपद हरदोई की भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा संयुक्त रूप से एक ज्ञापन आज दिया गया है, जिसमें विपक्ष के नेता के विरुद्ध उन्होंने माफ़ी मांगने और अन्य कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रपति के नाम उनका ज्ञापन है और नियुक्त प्रक्रिया से उसको भेजा जा रहा है। बदायूं शेखपुर स्थित किसान सहकारी चीनी मिल का आज पेराई सत्र शुरू हो गया। प्रदेश के नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता और जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने हवन पूजन कर पेराई सत्र शुरू कराया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार किसानों को तुरंत उनकी गन्ना पर्चियां दी जाएंगी, जिससे भुगतान में किसी भी प्रकार की समस्या न हो। नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने चीनी मिल की क्षमता बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है, इससे सीधा किसानों को फायदा मिलेगा। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनका वास्तव में आभार व्यक्त करता हूं, जो हमने उनको अपनी पीड़ा बताई थी और उस पीड़ा को उन्होंने विस्तारीकरण होगा इसका और क्षमता पूरी बढ़ाई जाएगी।
और अभी हम लोग अपनी यहाँ से रिपोर्ट देंगे, उस हिसाब से हमारे किसानों की समस्या दूर हो ज़्यादा से ज़्यादा, उसके लिए हम इसमें पूरा प्रयास करेंगे। गन्ना किसानों का जो तौल है उनका उसको हम नियंत्रित करेंगे और पेमेंट वगैरह के जो भी हैं वो इस बार समय उसको करवाने का प्रयास करेंगे। दूसरा, विस्तारीकरण के संबंध में बताना चाहूँगा कि शासन स्तर से इसके विस्तारीकरण का प्रपोजल जो है इस चीनी मिल का उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। अभी करंट में करीब 12,500 टन पर डे की हमारी इसकी क्रशिंग की जो क्षमता है, इसको बढ़ा के करीब 50,000-60,000 टन तक का हम प्रस्ताव इसका भिजवाएंगे। जनपद में काफ़ी पोटेंशियल भी है। अभी देखा जाए तो इस वर्ष करीब 19,500 हेक्टेयर लैंड में गन्ना का यहाँ पे उत्पादन हुआ था। पूर्व में देखा जाए तो पूर्व में करीब 60,000 हेक्टेयर तक के एरिया में गन्ना का उत्पादन हुआ है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए जनपद में करीब 50 से 60,000 टन पर डे की 2 चीनी मिल तक लग सकती हैं। तो उसी के दृष्टिगत इसके विस्तारीकरण का भी प्रस्ताव जो भिजवाया गया था उसको अप्रूवल इन प्रिंसिपल मिल गया है। अब हमारा जिला प्रशासन का प्रयास यही रहेगा कि शीघ्र ही ये जो है विस्तारीकरण का कार्य भी पूरा किया जाए। अंबेडकर नगर में बेटियों को आत्मरक्षा और समाज तथा देश की रक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है। उनकी सैन्य ट्रेनिंग और खतरों से खेलने का हुनर भी सिखाया जा रहा है। इसकी बानगी दिखाते हुए एक समारोह में बेटियों ने शारीरिक व्यायाम और योग के साथ जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, लाठी, भाला और तलवारबाजी का जबरदस्त प्रदर्शन किया। एक नहीं दो मात्राएं, नर से भारी है नारी। नारी को कहीं से जो कमजोर समझने की जो भूल जो जेंट्स करते हैं वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि अब नारी अपने हर क्षेत्र में सशक्त है। चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो आपका बॉर्डर हो या किसी भी क्षेत्र, अंतरिक्ष हो, कोई भी क्षेत्र नारी से अछूता नहीं है। वही उसी परंपरा को चरितार्थ कर रहा है हमारा विद्यालय मिश्री लाल आर्य कन्या इंटर कॉलेज। यहाँ भी हमारी छात्राएं जितनी भी हैं वो अपने हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, हम लोग उनको हर क्षेत्र में बढ़ने का मौका देते हैं। डिफेंस आकाशवाणी केंद्र इलाहाबाद के कार्यक्रम अधिकारी मनोहर वसंत देवधर का कल इलाहाबाद में निधन हो गया। वो 54 वर्ष के थे। बेहद सक्रिय और मिलनसार श्री देवधर ने आकाशवाणी इलाहाबाद में वर्ष 1988 में कार्यभार ग्रहण किया था। वो 30 वर्षों से कार्यरत थे। बरेली में वर्षों से बरकरार हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल आज भी दिखाई दे रही है। बरेली के आलमगिरीगंज में स्थित हनुमान का मंदिर, जहां हर रोज भक्तों का रेला पहुंचता है, उसके पास में ही स्थित बुद्ध मस्जिद है जहां अजान होती है। बरेली की गंगा जमुनी तहजीब शहर की पहचान रही है। हिंदू मुस्लिम ने एक होकर बरेली की पहचान आला हजरत से और 7 नाथों की नगरी से कराई है। आलमगिरीगंज में बना मंदिर और मस्जिद इसी का उदाहरण है। 300 साल पुरानी बुद्ध मस्जिद की तामीर मोहल्ले के ही दासीराम ने कराई थी। दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हुए सम्मान देते हैं। हमारे बुजुर्गों ने इस मस्जिद को बनवाया था। उनकी मनोकामना पूरी हुई थी, तब उन्होंने ये प्रण किया था कि हम अगर हमारी मनोकामना पूरी हो गई तो हम इस मस्जिद को यहाँ मस्जिद बनवाएंगे। और तब से ये मस्जिद जो है चली आ रही है। और कई पीढ़ी लोग तो हमारे और बुजुर्गों ने बनवाई। पंडित दासीराम ने इसकी शुरुआत कराई थी बनवाने की। उसके बाद हमारे पिताजी की हमारी हालत ज़्यादा कोई बढ़िया नहीं थी, लेकिन वो जिससे भी कहते थे कि इस मस्जिद में ये काम होना है तो वो फ़ौरन इस काम को करते थे। उसके बाद में साहब आखिर में ये मस्जिद जो है तमाम लोगों के चंदे से इसको बनी है। मतलब एक फादर के फादर जो थे इस मस्जिद के अंदर इमामत भी करते थे और चिराग बत्ती भी करते थे। और ये हमारे राजेंद्र पंडित जी बैठे में, इनके 4 फादर ने इस मस्जिद को तामीर कराया था और इस मस्जिद के लिए दुआ मांगी थी उन्होंने कि मेरे अगर औलाद हो जाएगी तो मैं इस मस्जिद को तामीर कराऊंगा। जब से लेके आज तक मतलब है कि इनके ख़ानदान के अंदर इस मस्जिद की एक चाबी मेन गेट की जो है वो आपके कन्ने रहती है और सुबह 4 बजे मतलब इसको खोल देते हैं आप। और ये बुद्ध वाली मस्जिद नाम यूँ पड़ता है क्योंकि बुद्ध को दिन यहाँ पे हर मज़हब के लोग आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ कोई किसी किस्म का भेदभाव नहीं है। बराबर में मंदिर भी है
और ये मस्जिद भी है। यहाँ किसी तरीके की कोई मतलब किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। नहीं बिल्कुल भाई, यहाँ पे गरीबी के चलते हिंदू मलिन मुस्लिम बस्तियों में रहने वाले बच्चे शिक्षा की रोशनी से अछूते ना रहे, इसको लेकर मुरादाबाद में युवाओं ने एक नई शुरुआत की है। युवाओं ने परिवर्तन द चेंज नाम की एक संस्था बनाकर गरीब बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा अपने कंधे पर उठाया है, जिसके लिए उन्होंने स्कूल ऑन व्हील यानी चलती फिरती पाठशाला का निर्माण कराया है, जिसको लेकर वो रोज मलिन बस्तियों में पहुंचते हैं और स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को खोज कर उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं। बच्चों की भी पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़े, इसके लिए बाकायदा चलती फिरती पाठशाला को डिजिटल लर्निंग और स्मार्ट क्लासेस से लैस किया गया है। पिछले 6 महीने से अधिक समय से चल रहे स्कूल ऑन व्हील का अब बच्चों को बहुत इंतजार रहता है। स्कूल के पहुंचते ही बच्चे अपनी कॉपी किताब लेकर स्कूल के पास पहुंच जाते हैं और फिर किसी मंदिर या फिर किसी खुले मैदान में क्लासेस शुरू हो जाती हैं। वहीं चलती फिरती पाठशाला का बच्चों पर भी खासा असर दिखाई पड़ने लगा है। कल तक जो बच्चे ABCD और गिनती तक नहीं जानते थे, वो बच्चे अब फर्राटे से गिनती और पहाड़े तो सुनाते ही हैं, साथ ही कितनी कविताएं उन्हें मुंह जबानी याद हो चुकी हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रोजेक्ट है पाठशाला। तो पाठशाला प्रोजेक्ट में हम लोग मलिन बस्ती के जो बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं, जो ड्रॉप आउट हैं, जो किसी कारणवश शिक्षा से वंचित रह गए हैं, ऐसे बच्चों को हम लोग उन्हीं की लोकेशन पे जाकर के क्लासेस देते हैं। और ये कार्यक्रम लगभग 2 साल से चल रहा है। ऐसे लगभग 350 बच्चे हम लोग पढ़ा चुके हैं। 150 से ज़्यादा बच्चे हमने सरकारी स्कूल में दाखिल कराए हैं। पाठशाला ऑन व्हील्स का एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें हम लोगों ने एक ई-रिक्शा मॉडिफाई किया है, डेवलप किया है। उस ई-रिक्शे के अंदर हमने स्मार्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट लगाया है। देखिए, परिवर्तन दी चेंज संस्था की ओर से ये एक बहुत अच्छा NGO है और ये जो हमारे ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको जो है ये एक प्राइमरी एजुकेशन देते हैं और उनको जो है एनरोल्ड करने के बाद वो हमारे बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट से समन्वय स्थापित करके उनको बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट में एनरोलमेंट करवा देते हैं। तो एक अच्छी पहल इनके द्वारा की जा रही है। शाहजहांपुर में आयुध वस्त्र निर्माण की ओर से आयोजित 3 दिवसीय उत्तर क्षेत्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में आज फाइनल मैच OCF शाहजहांपुर और OF मुरादनगर के बीच खेला गया, जिसमें मुरादनगर ने शाहजहांपुर को 2 गोल दागे, जिसका जवाब शाहजहांपुर की टीम नहीं दे पाई और समय की समाप्ति के बाद मुरादनगर ने 2-0 से शाहजहांपुर पर विजय प्राप्त कर शील्ड पर कब्जा जमाया। विजेताओं और उप विजेताओं को आयुध वस्त्र निर्माण के महाप्रबंधक सुदीप के बैनर्जी ने पुरस्कार वितरित किए। बरेली में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय पुरुष महिला जूडो प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रदेश जूडो एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता में 200 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है। इससे जहां अच्छी प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, वहीं स्थानीय स्तर पर भी खेल भावना मजबूत होती है। बुंदेलखंड के चित्रकूट जिले में आज भी कुश्ती कला का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कला के माध्यम से लोग फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़ रहे हैं और स्वस्थ भी रह रहे हैं। पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा ने अपने पैतृक गांव में एक व्यायामशाला स्थापित की है, जिसमें पुरानी अखाड़ा परंपरा को पुनर्जीवित किया गया है। यहाँ अखिल भारतीय दंगल आयोजित किया जाता है। इस बार के आयोजित दंगल का शुभारंभ प्रदेश के राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने किया। इस दंगल में 17 राज्यों के सैकड़ों पहलवानों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने कुश्ती का आनंद उठाया। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं ने आगामी सत्र में होने वाली चर्चा पर किया विचार विमर्श। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नगर निगम के नवीन भवन का शिलान्यास और कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध है उनकी सरकार। भारतीय मानक ब्यूरो ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित 20 राज्यों की राजधानियों के पेयजल के नमूनों की जांच कराई। गुणवत्ता जांच में राजधानी लखनऊ के पेयजल के सभी 10 नमूने हुए फेल।
और दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक अत्यंत गंभीर स्तर पर पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को किया तलब। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।